जी कैफ 7 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं, लेक्चर नंबर 9। और आज हम चैप्टर 1 को कंप्लीट करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 के कंसेप्ट हमने सारे पढ़ लिए हुए थे। हाँ, कुछ पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन और एमसीक्यूज आएंगे। हमारे पेपर में एमसीक्यूज आएंगे ना 15 मार्क्स, तो हर चैप्टर के बाद हमने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करनी है। लेकिन उससे पहले जो आपको असाइनमेंट दी गई थी, सिर्फ 3 क्वेश्चन थे, आपने 10 मिनट में फुड़का दिए होंगे। अपने सामने रख लीजिए क्वेश्चन अपने सामने रखिए मेरे भाई। क्वेश्चन किधर है, असाइनमेंट किधर है? असाइनमेंट किधर है? एक बाकी क्वेश्चंस असाइनमेंट किधर है? नहीं, क्यों नहीं की असाइनमेंट किधर है? असाइनमेंट किधर है आपकी? शाबाश शाबाश। असाइनमेंट आपकी असाइनमेंट नहीं है। असाइनमेंट किधर? नहीं की असाइनमेंट तो ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। किधर की है फिर? किधर खो गई असाइनमेंट आपकी? नहीं, वो पेज खा रहा था। जुबानी नहीं असाइनमेंट होती मेरे भाई। कोई आपकी असाइनमेंट किधर है? असाइनमेंट। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की। अच्छा देखिए, उससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स में, बल्कि इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए वन बाय वन। हाँ, ये जो ऑब्लिगेशन टू रजिस्टर एज कंपनी में हमने स्टडी किया था कि वो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए अपने आप को कंपनी के तौर पर रजिस्टर करवाना लाजिम है। उसमें जो आखिरी वाली 2 एग्जांपल्स थी वो मैंने आपसे कहा था आपने उसका रट्टा लगाना है। ठीक है, जॉइंट फैमिली वाले और पार्टनरशिप और जॉइंट फैमिली वाले। हाँ जी, आंखें बंद कर ले तो नहीं, आंखें बंद करके रटा लगता है। एक दफा पहले पढ़ लें, फिर उसका आंखें बंद करके दोहराते जाएं, ऐसे तो रटा लगता है। ठीक है, वो जैसे भी लिखा हुआ है ना, 20 लिखा हुआ, हमें 20 याद कर ले रटा। इसको आपने गौर फिक्र नहीं करना। ठीक है, पहले वाले 2 बताइए। पहले वाले 2 क्लियर हो गए, एक्सेप्शन आपको? ठीक जी। सर जो सोसाइटी में था उसमें हमने बॉडी कॉर्पोरेट की 2 एक्सेप्शंस पढ़ी थी, कोऑपरेटिव सोसाइटी और स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर फेडरल गवर्नमेंट की। तो सर कि ये एक्सेप्शंस इसी की बात हो रही है सोसाइटी में? हाँ जी बिल्कुल, कि अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी दूसरे लॉ में जो उसका अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी को डील कर रहा हो उसके मुताबिक रजिस्टर्ड है, तो उसको फिर हम कंपनी लॉ में नहीं छेड़ते। हमारा जनरल रूल है, उसको फिर हम कहते हैं जो तुम्हारे कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जिस लॉ में तुम रजिस्टर्ड हो, उसमें जो कुछ लिखा हुआ है उसके मुताबिक तुम्हारे साथ डीलिंग होगी। हाँ जी बिल्कुल। और कोई क्वेश्चन? एक मिनट जी। एसोसिएशन ऑफ पर्संस पे पार्टनरशिप एक्ट नहीं लगता, ये मेरा ख्याल इनके लिए सोसाइटीज एक्ट होता है, इनके ऊपर अलग से वो अप्लाई होता है। पार्टनरशिप जब तक आप एज पार्टनरशिप बिजनेस को रजिस्टर नहीं करवाएंगे, ठीक है, या पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं करेंगे, आपकी पार्टनरशिप क्रिएट नहीं होती। पार्टनरशिप एक्ट नहीं लगता उसके ऊपर। और कोई क्वेश्चन? हाँ, कमीशन और बोर्ड पब्लिक सेक्टर कंपनी में एक्सेप्शन थी एक, कि कमीशन अगर सिक्योरिटीज एक्सचेंज के बोर्ड के डायरेक्टर्स को नॉमिनेट करता है तो वो पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं मानना चाहेगा। ये भी रटे वाला पॉइंट था, बताया था ना? बताया नहीं था? ये बताया था, ये रटे वाला पॉइंट। ठीक है, फॉरेन कंपनी से मुराद ऐसी कंपनी है जो कि पाकिस्तान से बाहर इनकॉर्पोरेटेड है। ठीक है, पाकिस्तान से बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, लेकिन वो कुछ ऑपरेशंस पाकिस्तान में कर रहे हैं। ठीक है, उसे फॉरेन कंपनी कहते हैं जी। एक्ट और ऑर्डिनेंस में क्या फर्क है? एक्ट उस लॉ को कहते हैं जो पार्लियामेंट ने पास किया हो, जो बाकायदा प्रोसेस से, और ऑर्डिनेंस वो है जो डायरेक्ट प्रेसिडेंट पास कर देता है। ये तो बिजनेस लॉ में आपका टॉपिक होता था, उसमें पढ़ते थे कि अभी भी उधर ही ऑर्डिनेंस की लाइफ कितनी होती थी? 120 डेज। हाँ जी जी। स्पेशल रेजोल्यूशन की एग्जांपल्स? अच्छा हाँ, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखें, फैसले जब भी होते हैं कंपनी के अंदर, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, कोई इंडिविजुअल बंदा, चाहे वो डायरेक्टर हो चाहे शेयर होल्डर हो, वो खुद से फैसले नहीं करता, बल्कि सारे लोग मिलकर फैसले करते हैं। एग्रीड? डायरेक्टर्स की मीटिंग में भी फैसले होते हैं और जनरल मीटिंग में भी फैसले होते हैं। डायरेक्टर्स की मीटिंग में जो फैसले होते हैं, डिसीजन पास होते हैं, वो होते हैं मेजोरिटी की बेस पे। नॉर्मल जबान में हम जिसे लफ्ज कहते हैं ना डिसीजन, लॉ में उसके लिए वर्ड यूज होता है रेजोल्यूशन। तो बोर्ड मीटिंग में जितनी भी रेजोल्यूशंस पास होती हैं, जितने भी डिसीजंस होते हैं, वो सारे के सारे मेजोरिटी की बेस पे होते हैं।
सारे के सारे मेजोरिटी का मतलब क्या है कि अगर मोर देन 50%, ठीक है, मोर देन 50% की बेस पे होंगे, यानी अगर 10 डायरेक्टर्स हैं तो 6 डायरेक्टर्स की अप्रूवल होगी तो फिर कोई फैसला होगा, वरना नहीं होगा। डायरेक्टर्स की मीटिंग में जितने भी रेजोल्यूशंस हैं मेजोरिटी की बेस पे पास होंगी, लेकिन शेयर होल्डर्स की मीटिंग, मेंबर्स की मीटिंग, जिसे हम लॉ में क्या कहते हैं, जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में जो फैसले होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक वो जो बहुत अहम होते हैं और एक वो जो निस्बतन कम अहम है। जो निस्बतन कम अहम है वो मेजोरिटी की बेस पे ही हो जाते हैं, जैसे डायरेक्टर्स की मीटिंग में। लेकिन जो निस्बतन ज्यादा अहम मामलात हैं वो 3/4 की अप्रूवल से मैटर्स पास होते हैं। 3/4 मेजोरिटी से कोई रेजोल्यूशन जब पास हो उससे कहते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। यानी अगर किसी कंपनी के फर्ज कीजिए 500 मेंबर्स हैं तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए कितने वोट चाहिए, कितनों के वोट चाहिए, कैलकुलेट करके बताएं। 375। और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करने के लिए कितने वोट चाहिए, 250। इसका मतलब है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए ज्यादा वोट चाहिए। तो लॉ ने कहा है कि जो ज्यादा अहम मामलात होंगे ना वो कैसे डिसाइड होंगे, शेयर होल्डर्स की मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन के जरिए से। जो रूटीन के मामलात हैं वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के जरिए से। अब अगला क्वेश्चन, कौन से मैटर्स ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से डिसाइड होते हैं, कौन से मैटर्स स्पेशल रेजोल्यूशन से डिसाइड होते हैं। लॉ ने इसकी लिस्ट हमें बना के दी हुई है, लॉ ने हमें इसकी लिस्ट बना के दी हुई है। जैसे मुझे बताइए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी की हर साल बनती हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कंसीडरेशन, डिविडेंड का डिसीजन हर साल होता है, डिविडेंड के बारे में जो डिसीजन मेकिंग होती है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से, ठीक है। डायरेक्टर्स रिपोर्ट हर साल बना के शेयर होल्डर को भिजवाई जाती है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट की कंसीडरेशन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से। लेकिन मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की अल्टरेशन क्या ये हर साल होती है, ये कभी कभार होती है बवक्त जरूरत। तो अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में किसी किस्म की अल्टरेशन करवानी हो, चेंज करवानी हो, तो उसके लिए कौन सी रेजोल्यूशन पास होगी, स्पेशल रेजोल्यूशन। तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन में फर्क समझ आ गया आपको, ठीक है। किसके लिए ज्यादा वोट चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए। तो मुझे बताइए, अगर डायरेक्टर्स की मीटिंग में, जिसे बोर्ड मीटिंग भी कहते हैं, अगर कोई हाईली इंपॉर्टेंट मैटर हो तो वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से पास होगा या स्पेशल रेजोल्यूशन से? गलत, गलत। ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन के में जो टर्म्स है ना, ये जो डिफरेंस है, ये सिर्फ शेयर होल्डर्स की मीटिंग, जनरल मीटिंग के लिए यूज होता है। बोर्ड मीटिंग में सिर्फ एक ही तरह की रेजोल्यूशन होती है, ऑर्डिनरी, बस, ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी। ये चीज ध्यान में रखिएगा। क्लियर हो गया फर्क जी मेरे भाई, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल। और कोई क्वेश्चन जी? बोर्ड मीटिंग का डिसीजन कुछ और हो, जनरल मीटिंग का डिसीजन कुछ और हो। अब जनरल रूल बता रहा हूं, जनरल रूल किसकी चलेगी, जनरल मीटिंग की, शेयर होल्डर्स की, शेयर होल्डर मालिक जी। कंपनी तो डायरेक्टर चला रहा है, लेकिन डायरेक्टर्स को कौन चला रहा है, डायरेक्टर को कौन पॉइंट करता है वाला, शेयर होल्डर्स। अगर डायरेक्टर्स के फैसलों से शेयर होल्डर खुश नहीं है, शेयर होल्डर डायरेक्टर्स को रिमूव कर सकते हैं, शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अच्छा, इसमें एक फर्क ध्यान में रखिएगा, इसका यह मतलब नहीं है कि डायरेक्टर ने जो काम करने थे शेयर होल्डर्स उनको रिमूव करके खुद काम करना शुरू हो जाएंगे, नहीं। बल्कि शेयर होल्डर्स क्या करेंगे, अगर कोई डायरेक्टर उन्हें पसंद नहीं है, उनकी मर्जी के मुताबिक काम नहीं करता, उसको रिमूव करके उसकी जगह पे अपना कोई बंदा अपॉइंट करेंगे और वो बंदा उनके बिहाफ पे काम करेगा, ठीक है। क्लियर हुए बात? शेयर, जैसे हमने कंसेप्ट पढ़ा था ना कि शेयर होल्डर कंपनी को ओन करते हैं, कंपनी आगे एसेट्स को ओन करती है, शेयर होल्डर्स डायरेक्ट एसेट्स को ओन नहीं करते। उसी तरह शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, डायरेक्टर्स कंपनी रन करते हैं, शेयर होल्डर्स डायरेक्ट कंपनी रन नहीं कर सकते। लेकिन अगर शेयर होल्डर्स को डायरेक्टर से इख्तलाफात हो तो वो डायरेक्टर्स को रिमूव करके अपनी मर्जी के डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट मामलात को मैनेज नहीं कर सकते वो शेयर होल्डर। क्लियर हुई है बात? हाँ, एक केस है जिसमें 1% शेयर होल्डर भी हो, डायरेक्टर भी, तो वो फिर अपनी मर्जी के मुताबिक काम कर सकते जी। क्या डायरेक्टर्स जो चेंज होंगे स्पेशल रेजोल्यूशन से होंगे? मेरा ख्याल है कि ये कोई स्पेशल रेजोल्यूशन ही होनी चाहिए, लेकिन अभी मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं दे रहा। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये कोई अहम चीज़ है, डायरेक्टर्स का रिमूव होना, ठीक है। अगर आप मुझे कहते हैं ना सर चीफ एग्जीक्यूटिव का रिमूव होना, मैं फौरन कहता यस, चीफ एग्जीक्यूटिव का रिमूव करना चाहते हैं, कर सकते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन के जरिए से। चीफ एग्जीक्यूटिव का रिमूव करना छोटी मोटी बात है क्या?
चीफ एग्जीक्यूटिव को इजी ले लिया आपने? चीफ एग्जीक्यूटिव को छोटा बड़ा बंदा होता है क्या? नहीं, वो तो पूरी कंपनी को रन कर रहा है। चीफ एग्जीक्यूटिव को रिमूव करना कर सकते हैं, यस। कैसे? स्पेशल रेजोल्यूशन से। डायरेक्टर्स को रिमूव करना चाहे कर सकते हैं, यस। कैसे? मुझे लग रहा है कि कोई स्पेशल किस्म की रेजोल्यूशन होगी। स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं कह रहा, क्या कह रहा हूँ? स्पेशल किस्म की रेजोल्यूशन होगी डायरेक्टर को रिमूव करने के लिए। नहीं नहीं, अपॉइंट करना रूटीन का मैटर है, रिमूव करना स्पेशल मैटर है। अच्छा, लॉ में दो टर्म्स होते हैं, रिमूव, एक होता है रिटायर। वैसे अब आप क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो मैंने कहा मैं भी, क्योंकि आज पढ़ने के लिए जरा कम है, तो मैंने कहा बजाय ये कि क्लास जल्दी ऑफ कर दी जाए थोड़ा पढ़ा के, क्यों ना आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं बहाने से कुछ होगा बाजवाब नमाज। नहीं तो जब क्लास पूरे टाइम पे खत्म होती है तब नमाज अदा नहीं करते आप? तब भी तो करते हैं। नहीं, बाद में भी बाजमात, मैं भी बाद में पढ़ता हूँ, आपके साथ ही पढ़ता हूँ, अकेले नहीं पढ़ता। वो हमारे टीए भाई जो है वो मामद कराते हैं, ऐसे ना करें यार। मैं भागे कहाँ चला गया था? मैं नमाज पढ़ के गया था। क्या था? हाँ, रिमूवल और रिटायरमेंट है क्लास में कोई स्टूडेंट जो दोनों का फर्क बता सके? क्या है? रिटायरमेंट है अपना टेन्योर, अपनी टर्म पूरी होने पे घर जाना, और रिमूवल का मतलब क्या है? अगर प्राइम मिनिस्टर 5 साल पूरे करे तो हम क्या कहेंगे? रिटायर हुआ। और अगर उससे पहले घर भेज दिया जाए, रिमूव कर दिया गया। ठीक है, रिटायर और रिमूवल में फर्क। ये एग्जाम का क्वेश्चन आएगा ना, उसमें ध्यान में रखिएगा ये डिफरेंस। और की क्वेश्चन? शाबाश, पूछ ले। अच्छा, पहले पूछ रहे थे बेतहाशा। ठीक है, अगर कोई मेंबर पार्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है? कि कोई एक बंदा एट द सेम टाइम शेयर होल्डर भी हो और डायरेक्टर भी हो, ये बिल्कुल पॉसिबल है। उसको रिमूव करेंगे तो एज डायरेक्टर रिमूव कर सकते हैं, शेयर होल्डर तो नहीं ना है, शेयर होल्डर तो नहीं। ठीक है, और ऑल पब्लिक कंपनीज की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है क्या? नहीं, उसमें तो अनलिमिटेड कंपनीज भी हो सकती हैं, लेकिन और लिमिटेड कंपनीज की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। नहीं, पब्लिक कंपनी की आगे फर्दर डिफरेंट टाइप्स है। लिमिटेड बाय शेयर हो सकती है, उसके एंड में वर्ड लिमिटेड आता है। लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती है, उसके एंड में वर्ड लिमिटेड आता है। अनलिमिटेड हो सकती है, उसके एंड में वर्ड लिमिटेड नहीं आता, बल्कि कौन सा आता है? अनलिमिटेड। ठीक है, तो वो उसमें पब्लिक कंपनी की तीनों टाइप्स है ना, तो उसने वो एमसीक्यूज में 2 टाइप्स को कवर किया, एक को नहीं किया हुआ। प्राइवेट कंपनी में भी सिमिलर, लिमिटेड बाय शेयर भी हो सकती है, लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकती है, अनलिमिटेड भी। इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन दोनों 100% सेम टर्म्स हैं, एक ही मतलब है इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन का। फॉरेन नहीं, फॉरेन कंपनी समझ। एक है पाकिस्तानी कंपनी, वो कौन सी कंपनी है? जो मेड इन पाकिस्तान हो, मेड इन पाकिस्तान हो। फॉरेन कंपनी कौन सी होगी? जो मेड इन फॉरेन हो, मेड इन फॉरेन हो। अच्छा, मेड इन फॉरेन को तो हम बॉडी कॉर्पोरेट कहते हैं, हैं? मेड इन फॉरेन को हम क्या कहते हैं? बॉडी कॉर्पोरेट। तो जब उसके लिए लफ्ज बॉडी कॉर्पोरेट था, जो कंपनी पाकिस्तान से बाहर इनकॉर्पोरेट हुई हैं उनके लिए लफ्ज बॉडी कॉर्पोरेट था, तो फिर फॉरेन कंपनी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कराने की क्या जरूरत थी? इसलिए कि सारी फॉरेन कंपनीज पाकिस्तान में ऑपरेट नहीं करती। ऑपरेट करने से मुराद पाकिस्तान में कोई ना कोई ऑफिस होना उनका, ठीक है, एक्टिविटीज होना। जैसे ऊबर पाकिस्तानी कंपनी नहीं है ना, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में बिजनेस। अच्छा, अगर आप देखें तो बेसिकली ये सॉफ्टवेयर के जरिए से बिजनेस करते हैं। एक है ऊबर, बेसिकली एक सॉफ्टवेयर जिसके जरिए से सारे कनेक्टेड है, लेकिन फिर भी इनका कुछ ना कुछ एक ब्रांच या लाइजॉन ऑफिस है। तो उदाहरण कोई ड्राइवर कोई जुर्म में मुलवस हो तो वहाँ पे उनका सारा रिकॉर्ड रखा जाता है, उनकी हायरिंग रिक्रूटमेंट वगैरह का प्रोसेस होता है। लेकिन कंपनी की मैनेजमेंट वगैरह दूसरे लोग, हायर मैनेजमेंट, CFO CEO पाकिस्तान में डायरेक्टर्स नहीं बैठते। तो ये कंपनी और वो कंपनी जो है पाकिस्तान से बाहर रजिस्टर, पाकिस्तान से बाहर ही रहती है और पाकिस्तान से उसका लेना देने को नहीं। जैसे आपने बताया टाटा कंपनी, टाटा कंपनी की कोई प्रोडक्ट, कोई ब्रांच पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन वो एक कंपनी तो है इंडियन लॉ के मुताबिक। तो उसके लिए फिर हम वर्ड यूज करते थे बॉडी कॉर्पोरेट। और ऐसी कंपनी जो है वो भी बाहर रजिस्टर्ड, लेकिन पाकिस्तान में
ऑपरेशंस की हैं, कोई भी किसी किस्म के ऑपरेशंस है, प्लेस ऑफ बिजनेस है, लाइजन ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस है, फिर उसके लिए हम क्या नाम यूज करते हैं, फॉरेन कंपनी, डिफरेंशिएट करने के लिए। ठीक है, एक गोरा वो है जो बाहर पैदा हुआ बाहर ही मर गया, एक गोरा जो बाहर पैदा हुआ और पाकिस्तान में आया, वो हाँ दोनों पाकिस्तान में आके मर गया दोनों गोरों में उन्होंने फर्क रखा हुआ है। ठीक है, बाहर वाले को जो बाहर जाता है बॉडी कॉर्पोरेट, इधर वाले को कह दिया फॉरेन कंपनी। क्या एक प्राइवेट कंपनी, क्या एक प्राइवेट कंपनी गारंटी लिमिटेड हो सकती है? यस, एक प्राइवेट कंपनी गारंटी लिमिटेड, गारंटी प्राइवेट लिमिटेड जी। एम्बेसीज फॉरेन कंपनी नहीं होगी, वो तो गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। हाँ, वो पब्लिक सेक्टर कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई ऑफिस होगा, कंपनी नहीं होगी वो। और की क्वेश्चन, शेयर रजिस्ट्रार क्या होता है? ये आपने पढ़ा कहाँ? ऑफिस, वो ऑफिसर्स की डेफिनेशन में। अच्छा, बाकी की टर्म समझ आ गई? नहीं, बाकी की टर्म समझ आ गई? शेयर रजिस्ट्रार मैं बताता हूँ। प्राइवेट कंपनी, क्या प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं? खागे मार। राइट रिस्ट्रिक्टेड है, प्रोहिबिटेड नहीं है। ट्रांसफर कर सकते हैं लेकिन इजाजत के साथ, इजाजत के साथ। जैसे आपने बिजनेस लॉ में अगर पढ़ा हुआ है तो वहां पे कंसेप्ट होता था, क्या एक पार्टनर अपना हिस्सा किसी दूसरे को बेच सकता है? तो आता यस बेच सकता है, लेकिन इजाजत के साथ। अब पहले एग्जिस्टिंग पार्टनर से पूछ लो, अगर वो खरीदना चाहते हो तो उनको बेचो, नहीं तो फिर बाहर की तरफ जाओ। ठीक है, तो इसी तरह का कंसेप्ट है कि प्राइवेट कंपनी में शेयर होल्डर शेयर को ट्रांसफर कर, लेकिन राइट रिस्ट्रिक्टेड है, यानी उसे पहले अपने डायरेक्टर शेयर होल्डर से इजाजत लेनी पड़ेगी, फिर ट्रांसफर कर सकता है। पब्लिक कंपनी में ये राइट रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, आप जब चाहे किसी को भी शेयर ट्रांसफर। लेकिन पब्लिक कंपनी की भी दो टाइप्स हैं, लिस्टेड और अनलिस्टेड। अनलिस्टेड में ज्यादा ट्रांसफर ऑफ शेयर्स नहीं होता, लेकिन लिस्टेड कंपनी के शेयर्स चूंकि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है और वहां पे हजारों लाखों इन्वेस्टर डेली बेसिस पे मौजूद होते हैं, तो लिस्टेड कंपनी के शेयर्स मिनट्स, विद इन मिनट्स थाउजेंड्स और बाज़ औक़ात मिलियंस ऑफ शेयर बिकते हैं, उसमें ट्रांसफर बहुत इजीली हो जाता है। अच्छा, अब एक लिस्टेड कंपनी के डेली बेसिस के ऊपर स्टॉक एक्सचेंज में शेयर बिक रहे हैं और सैकड़ों ट्रांजैक्शन बाज़ औक़ात हो रही होती है। अगर ये सारे काम कंपनी खुद हैंडल कर रही हो, पुराने जमाने में कंपनी खुद करती थी, तो कंपनी तो सारा दिन यही हैंडल करती रहेगी। रोज के 100 आएंगे कस्टमर और कहेंगे शेयर हमारे नाम पे ट्रांसफर कर दो। तो इसीलिए शेयर को ट्रांसफर करवाने के लिए कंपनीज ने इस फंक्शन को आउटसोर्स किया होता है। आउटसोर्स समझते हैं कि किसी और बंदे को कहा भाई तुम हमारे बिहाफ पे ये बुक मेंटेन करो, जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है ना, जिसमें कंपनी के सारे मेंबर्स के नाम और उनके शेयर होल्डर्स लिखे होते हैं, वो रजिस्टर ऑफ मेंबर दे देते हैं उस बंदे को, और उसे क्या कहते हैं कि शेयर ट्रांसफर करने का काम अब तुमने करना है। जब कोई पुराना बंदा नए बंदे को शेयर ट्रांसफर करता है, वो क्या करते हैं, रजिस्टर ऑफ मेंबर में से पुराने शेयर होल्डर्स का नाम काट दिया और नए शेयर होल्डर का नाम लिख दिया और उसके शेयर लिख दिए कितने खरीदे हैं उसने। तो इस पर्सन को जो ये काम करता है इसे क्या कहते हैं, शेयर रजिस्ट्रार। ये याद रखिए लिस्टेड कंपनीज का होता है। ब्रोकर ये चीज नहीं है, ब्रोकर है जो स्टॉक एक्सचेंज में बैठा होता है, ब्रोकर और चीज है, उसका कंपनी के साथ डायरेक्ट लिंक नहीं होता। शेयर रजिस्ट्रार का कंपनी के साथ डायरेक्ट लिंक होता है, ये कंपनी ने अपॉइंट करना। अच्छा, अगर समझ आया तो मुझे बताइए शेयर रजिस्ट्रार किस तरह की कंपनीज के लिए रिक्वायर्ड है, प्राइवेट, पब्लिक, लिस्टेड, अनलिस्टेड? लिस्टेड कंपनीज के लिए। ठीक है, वो हमेशा लिस्टेड पब्लिक ही होती है, प्राइवेट कभी लिस्टेड कंपनी नहीं होती। क्लियर हो गया शेयर रजिस्ट्रार? और कोई क्वेश्चन? स्टॉक एक्सचेंज सिर्फ आपको एक जगह प्रोवाइड करती है जहां पे बायर और सेलर्स मिलके है, मार्केट है सिर्फ। क्या अनलिस्टेड कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में, पहला क्वेश्चन, स्टॉक एक्सचेंज में शेयर इशू कर सकती है? नहीं। क्या स्टॉक एक्सचेंज के अलावा शेयर इशू कर सकती है? यस। स्टॉक एक्सचेंज में तो जनरल पब्लिक बैठी है ना, और आपको पता है कि सिर्फ लिस्टेड कंपनी जनरल पब्लिक को शेयर इशू कर सकती है। पब्लिक कंपनी भी कर सकती है, लेकिन पब्लिक कंपनी को लिस्टेड कंपनी में कन्वर्ट कराना पड़ता है। आपको पता है ना, हम लफ्ज बोलते हैं पब्लिक कंपनी कैन इशू शेयर्स टू जनरल पब्लिक बट लिस्टेड कंपनी हैज इशूड शेयर्स टू जनरल पब्लिक। तो अगर अनलिस्टेड कंपनी है वो स्टॉक एक्सचेंज में शेयर इशू नहीं कर सकती। ठीक है, वो फिर अदर देन स्टॉक एक्सचेंज, उसे कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। अखबार भी नहीं, अखबार भी जनरल पब्लिक हो जाता है, वो वैसे फ्रेंड एंड फैमिली के इनवाइट करके इस तरीके से प्राइवेट कंपनी भी इस तरह करती है। अब मैं एक टेक्निकल सेंटेंस बोलने लगा हूं, मुझे पूरी उम्मीद है आपको कोई समझ नहीं आएगा।
लेकिन फिर भी शायद कि अगर ये समझ आ गया तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्राइवेट कंपनी हमेशा प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए शेयर इशू करेगी, ये बात समझ आई। दूसरा, पब्लिक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए से भी शेयर इशू कर सकती है और पब्लिक इशू के जरिए से भी शेयर इशू कर सकती है। ये समझ आई बात? हो गया क्लियर? ये हमारा एक प्रोस्पेक्टस का चैप्टर है, उसमें ये कंसेप्ट यूज होता है। अगर आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छा। और क्या क्वेश्चन? मेमोरेंडम रजिस्टर करवाते हुए कितने सब्सक्राइबर्स के साइन होना जरूरी है? जितने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हैं उतने साइन होना जरूरी है। अगर सिंगल मेंबर कंपनी है तो एक सब्सक्राइबर होना चाहिए। अगर प्राइवेट कंपनी अदर देन सिंगल मेंबर है तो 2, पब्लिक कंपनी अनलिस्टेड है तो, और पब्लिक कंपनी कम से कम उतने सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलें। जी जी। अनलिमिटेड कंपनी एक टाइप ऑफ कंपनी है और पार्टनरशिप एक पार्टनरशिप है। चलता है नहीं, ये फर्क बिल्कुल ठीक बताया। द रजिस्ट्रार, अगर मैं ये फर्क बताता ना भाईजान, अगला क्वेश्चन पता क्या होना था कि सर सोल प्रोप्राइटरशिप और सिंगल मेंबर कंपनी में क्या फर्क है? सोल प्रोप्राइटरशिप है, सिंगल मेंबर कंपनी एक कंपनी है, ठीक है। यानी वो अपने आप को अगर एज कंपनी रजिस्टर करवा ले। असल में एससीसीपी चाहता है ज्यादा से ज्यादा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंपनी फार्म में अपने आप को कन्वर्ट करवाएं, तो उसने हर एक को ऑफर की हुई है। जिसके 2-3 मेंबर्स हैं वो भी कंपनी के तौर पर रजिस्टर करवा सकते हैं। एक मेंबर वाली कंपनी, एक मालिक वाली एक ऑर्गेनाइजेशन, वो भी अपने आप को कंपनी के तौर पर रजिस्टर करवा सकते हैं, ठीक है। तो अगर तो आप सोल प्रोप्राइटर है लेकिन चाहते हैं जरा कंपनी फार्म ऑफ बिजनेस एंजॉय करें तो क्या करें? एसएमसी बना लें। और अगर आप पार्टनरशिप हैं और चाहते हैं कि कंपनी फार्म ऑफ बिजनेस एंजॉय करें, क्या करें? अनलिमिटेड कंपनी बना लें, ठीक है। और अगर आप पार्टनरशिप है और चाहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी करवा लें तो लिमिटेड कंपनी करवा लें, प्राइवेट या पब्लिक। अच्छा 17, द रजिस्ट्रार आफ्टर रजिस्टरिंग द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हैज इशूड अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन टू शहबाज लिमिटेड, ए कंपनी विद एन ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ 300 million. Under the Companies Act 2017, briefly describe the effects of such registration. इस रजिस्ट्रेशन के क्या इफेक्ट्स हैं? वो बॉडी कॉर्पोरेट हो गई, सेपरेट लीगल स्टेटस है, लिमिटेड लायबिलिटी है, परपेचुअल सक्सेशन, ओन सेल्स। हाँ, ये क्या था? सब्सक्राइबर बिकम मेंबर, ओन रजिस्ट्रेशन, और एक और भी था, सब्सक्राइबर्स बिकम होल्डर ऑफ इनिशियल शेयर्स, और एक डायरेक्टर वाली बात भी थी कोई, डायरेक्टर्स प्रपोज्ड इन आर्टिकल्स बिकम पर्सन्स नेम्ड इन आर्टिकल्स बिकम डीम्ड डायरेक्टर। क्लियर है? पास पेपर का, ये भी पास पेपर का क्वेश्चन है और सीफेब लेवल का क्वेश्चन है। On 29th April 2012, a memorandum of association of AB Limited was filed for registration in the office of registrar. However, on 25 मई 2012, a letter from registrar office was received by the subscriber. और ये कैसे लेटर इसको रिसीव हो सकता है? रजिस्ट्रार को इसका एड्रेस कैसे पता चला होगा? अच्छा, डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम और आर्टिकल डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस के साथ एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, हाँ उसी एड्रेस पे उसने लेटर भेजा, इसीलिए एड्रेस लिखा जाता है। लेटर फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफिस वाज रिसीव्ड बाय द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम। ये सब्सक्राइबर क्यों लिखा हुआ है? प्रमोटर्स क्यों नहीं लिखा? क्योंकि साइन कर चुके हैं। मेंबर्स क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अभी कंपनी बनी ही नहीं। सब्सक्राइबर टू इन विच द रजिस्ट्रेशन वाज रिफ्यूज्ड ऑन ग्राउंड दैट ऑब्जेक्ट स्टेटेड इन मेमोरेंडम वर इनअप्रोप्रिएट। इन्होंने कहा हम रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे, क्यों? आपके मकसद अप्रोप्रिएट नहीं है। डिस्क्राइब व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल टू एबी लिमिटेड इन द अबव सिचुएशन अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट। क्या कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल है? क्या करे? डॉक्यूमेंट्स को रिवाइज कर दे, जो डिफेक्ट है उसको रिमूव करके दोबारा रिवाइज डॉक्यूमेंट्स को फाइल करे। और दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? अपील करे कमीशन को। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। और एक चीज और लिखनी है, कमीशन का डिसीजन इस सिलसिले में फाइनल होगा। कमीशन का डिसीजन इस सिलसिले में फाइनल होगा, इसके खिलाफ अपील भी नहीं हो सकती। नहीं,
आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड एज ए कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 117। वो अब आपको पता है ना वही कंसेप्ट कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एज कंपनी रजिस्टर्ड होना लाजमी है, याद है? 20 पार्टनरशिप और एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर गेन मोर देन 20% हो तो कंपनी के तौर पर रजिस्टर होना लाजमी है। लेकिन इसकी एक्सेप्शन थी कोऑपरेटिव सोसाइटी और एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर अदर लॉज, जॉइंट फैमिली और पार्टनरशिप और जॉइंट फैमिली। अब देखिए इस कंसेप्ट को सामने रखते हुए डिसीजन करना है। In an MBA class, 28 class fellows decided to form a partnership firm to work collectively as marketing and advertisement advisor. क्या MBAs प्रोफेशनल फर्म है? MBAs फर्म ऑफ प्रोफेशनल्स नहीं है, इसीलिए इनके लिए वो है अकाउंटेंट्स, लॉयर्स। तो एक नहीं प्रोफेशनल एकेडमिक क्वालिफिकेशन प्रोफेशनल नहीं। B. A group of 130 persons formed a housing cooperative society in Multan and got it registered under the Cooperative Societies Act. अब तो किसी और लॉ में रजिस्टर्ड है। अब इसके ऊपर कंपनी लॉ वाले प्रीमियम लगेगी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी वाली, जो उसका अपना है। तो इसके लिए क्या कंपनी के तौर पे रजिस्टर्ड होना लाजमी है? नहीं है। बी ओके। A registered Hindu undivided family of 37 members is carrying on joint family business. Not required, exception है। After qualifying CA 28 chartered accountants decided to form partnership firm to work collectively as chartered accountants. Chartered Accountants Ordinance 1961 prohibits to practice as chartered accountants with limited liability. प्रोफेशनल फर्म है ये रिक्वायर्ड। इसका मतलब है सिर्फ पहली टाइप ऑफ फर्म रिक्वायर्ड है कंपनी के तौर पर रजिस्टर करवाने के लिए, बाकी की रिक्वायर्ड। क्लियर हो गया ये? चलिए, लेकिन अभी एमसीक्यूज तो हैं, एमसीक्यूज तो हैं। प्रोफेशनल सीएस को प्रोफेशनल, क्योंकि सीए एक प्रोफेशन है। इस चलिए अब एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं। कह रहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। अच्छा ये क्यों नहीं लिखा सेलेक्ट द करेक्ट आंसर? समटाइम्स लगता है हमें एक से ज्यादा, जैसे बाजुकात कंप्लीट कंसेप्ट है, पार्ट ए में कंप्लीट है, पार्ट बी में भी कंसेप्ट ठीक लिखा है लेकिन आधा लिखा है, तो है पार्ट ए भी ठीक, पार्ट बी भी ठीक, लेकिन पार्ट ए पूरा सच है, पार्ट बी आधा सच है। तो हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सी सिलेक्ट करनी है? सारा सच। वरना आप कहेंगे सर आधा सच भी झूठ तो नहीं है ना, है तो वो गलत तो नहीं है ना। तो इसीलिए समटाइम मोस्ट अप्रोप्रिएट का वर्ड लिखा होता है करेक्ट इनकरेक्ट की बजाय। इसका मतलब यह हुआ अगर आपको कहीं पे लग रहा हो ना दो ऑप्शंस दोनों ठीक है, तो दोनों में से जो ज्यादा बेहतर आपको लगे उसको सेलेक्ट करना। फ्रॉम द ऑप्शन कम बेहतर का आप नंबर नहीं मिलेगा। ऑप्शन अवेलेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ईच एमसीक्यू कैरीज 1 मार्क, दीज क्वेश्चंस आर अडॉप्टेड फ्रॉम आईकैप स्टडी। ये बता दिया मैं, कहीं आप ये ना कहें कि सर आईकैप की बुक से छप्पा मारा आप, मैंने खुद मान लिया कि एमसीक्यूज है ना, एमसीक्यू हमने आईकैप की बुक। लेकिन याद रखें जो हमारे कंसेप्ट्स होते हैं, जो क्वेश्चंस के सोल्यूशन होते हैं, वो हमारे कभी भी छापा नहीं होते, कभी भी छापा नहीं होते। ठीक है, तो ये चूंकि जरूरी है, अगर ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस ना करवाए जाए तो आपकी तसल्ली ना हो कि सर आईकैप की बुक पूरी नहीं करवाई आपने। ठीक है, तो वॉल्यूम 1 में हमने जो एमसीक्यूज इंक्लूड किया वो आईकैप वाले हैं, लेकिन वॉल्यूम 2 में जो एमसीक्यूज इंक्लूड किए हैं वो आईकैप वाले नहीं है। नहीं, वो अपने फिर भी नहीं है, फिर भी इधर उधर से इकट्ठे किए हुए दूसरे एग्जामिनेशन बॉडी के। सिर्फ कंसेप्ट मेरा अपना होता है, कंसेप्ट और क्वेश्चंस का सॉल्यूशन वो मैं खुद करता हूं। Which type of business structure is created by a process of incorporation? कंपनी, बिल्कुल ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हमारी क्या हुई? सी। कहाँ लिखा दिखाएं जरा, प्रेजेंटेशन मैंने चेक करनी थी आपकी, सामने रखे, मैं जरा देखूं प्रेजेंटेशन सही किया कि नहीं। किधर लिखा हुआ आपने? किधर नहीं लिखा हुआ आपने? आंसर ये लिख के आने थे ऑप्शन, ये लिखना था, ये मैंने नहीं बताया था, मैंने नहीं बताया था, मैंने बताया था लेकिन आपने रोजा रखा हुआ था जी। आगे चले, बाहर साथ साथ मैच करते जाएं। तो पहली ऑप्शन क्या हुई? सी कंपनी।
सेकंड, बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट और कंपनी लॉ। अच्छा, कंपनीज एक्ट 2017 तो हो गया, कंपनी लॉ का मतलब क्या है? जो पुराने लॉज भी हैं वो भी शामिल कर लो, 1984 का, 1913 का, ठीक है। तो ये बॉडी कॉर्पोरेट है। एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, ये भी बॉडी कॉर्पोरेट है। और बॉडी कॉर्पोरेट डिक्लेयर्ड एज बॉडी कॉर्पोरेट अंडर रेलेवेंट स्टैट्यूट, ये भी बॉडी कॉर्पोरेट है। तो सारी के सारी बॉडी कॉर्पोरेट है। ये तीनों बॉडी कॉर्पोरेट हैं, ये तीनों बॉडी कॉर्पोरेट है। ये नहीं बॉडी कॉर्पोरेट तो कौन बॉडी कॉर्पोरेट? ये बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए बी वाली डेफिनेशन में क्या ऐड करेंगे तो ये फॉरेन कंपनी बन जाएगा, लाइजॉन ऑफिस, बट ठीक है, ठीक। आगे चलते हैं। मैन में कम एंड मैन में गो बट द कंपनी एग्जिस्ट। इंसान आते हैं जाते हैं, कंपनी वही रहती है। दिस एक्सप्लेन्स विच कैरेक्टरिस्टिक्स? परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल लायबिलिटी तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। कैपेसिटी टू सू, क्या कंपनी सू कर सकती है दूसरे लोगों को? कर सकती है। कंपनी अगर किसी के खिलाफ केस फाइल करेगी, इसे क्या कहेंगे? कंपनी ने क्या किया? सू किया। और अगर कंपनी दो लोगों के खिलाफ केस फाइल करेगी, सू किया। अच्छा, इसके बाद सेपरेट लीगल एंटिटी तो नहीं आएगा। अच्छा चले, परपेचुअल सक्सेशन आएगा। बी ऑप्शन करेक्ट, बी ही करेक्ट है। आगे चले। 4, व्हाट इज सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी? सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी दैट द मेंबर्स इन जनरल मीटिंग आर रिगार्डेड बाय लॉ एज ए पर्सन। मेंबर्स तो पैदा होते नेचुरल पर्सन है, वो तो है ही अलग पर्सन। दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज रिगार्डेड एज पर्सन। दैट द कंपनी एज एन एंटिटी इज रिगार्डेड बाय लॉ एज ए पर्सन। यस, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? सी। डी भी पढ़े थे। डी, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज रिगार्डेड बाय लॉ एज ए पर्सन। नहीं। अच्छा, मैनेजिंग डायरेक्टर आपके लिए एक नई टर्म आ गई, इसको अंडरलाइन कर लें। मैनेजिंग डायरेक्टर कहते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव को, इसके लिए सीईओ को। समटाइम इसके लिए एक और टर्म बोली जाती है प्रेसिडेंट। अब देखा, कंपनी का प्रेसिडेंट कभी सुनी है टर्म? तो उससे मुराद क्या पाकिस्तान का प्रेसिडेंट होता है? कंपनी का। वो चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए टर्म बाज़ औक़ात मैनेजिंग डायरेक्टर या प्रेसिडेंट की टर्म बोली जाती है, लेकिन लॉ में याद रखें ये टर्म यूज नहीं हुई। लॉ चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए सिर्फ और सिर्फ चीफ एग्जीक्यूटिव टर्म यूज करता है। मैनेजमेंट में या आम बोलचाल में बोलते हुए हम मैनेजिंग डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव की टर्म यूज कर लेते हैं। तो 4 में करेक्ट ऑप्शन सी क्लियर। नेक्स्ट 5, द इफेक्ट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन आर लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द ओनर्स ऑफ द बिजनेस, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम कंट्रोल यानी मैनेजमेंट, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड परपेचुअल सक्सेशन। तो ऑल ऑफ द अबव। क्या हुआ? ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है। किस पे टिक लगाएं? डी पे लगाएं। ऑल ऑफ द अबव। अब देखें, है ए ऑप्शन भी ठीक, बी भी ठीक, सी भी ठीक, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सी है? नजर नहीं आ रहा बुक में? देखिए है, नजर नहीं, क्यों नहीं आ रहा? किनको नजर नहीं आ रहा? अच्छा ऊपर कर देते स्लाइड, नो प्रॉब्लम। अब ठीक है, अब ठीक है। The concept of limited liability applies to directors of company, creditors, owners or shareholders. Yes, C option correct. To the bankers of the company. ये किसके लिए है? Owners के लिए। 6 में C option correct. 7. If a limited company is unable to pay its debts, it may be forced into liquidations. Liquidation किसको कहते हैं? Winding up. Winding up. Bankruptcy. वो wind up हो सकती है। The assets of the company will then be used to pay some of its unpaid liabilities. ठीक है, assets बेच के कुछ ना कुछ liabilities पे की जाएगी, एंड उसके बाद क्या किया जाएगा? Directors will be required to pay personally remaining unpaid debts of the company. नहीं, directors की कोई liability नहीं होती, provided वो अपने powers के अंदर एक्ट करें। B, the shareholders will be required to pay personally remaining unpaid debts of the company. Limited liability. हाँ, up to the unpaid। शाबाश, इन्होंने कहा सर शेयर होल्डर रिस्पॉन्सिबल होते तो है, लेकिन अप टू अनपेड अमाउंट। क्वेश्चन में अगर मुझे बताइए क्या पार्टली पेड शेयर इशू करना आजकल इसकी इजाजत है? तो क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं है कि शेयर पार्टली पेड है, फुली पेड, हम क्या अज्यूम करेंगे? वो उस सूरत में होता, बी उस ऑप्शन में उस सूरत में करेक्ट होती जब क्वेश्चन में उसने पार्टली पेड शेयर की बात की होती। क्वेश्चन में चूंकि पार्टली पेड शेयर की बात नहीं की, इसलिए हम नॉर्मल सिचुएशन अज्यूम करेंगे जो क्या होती है? फुली पेड।
वो ठीक लिखा होगा अनपेड डेट्स। तो बी सी द डिबेंचर होल्डर्स विल बी रिक्वायर्ड टू पे पर्सनली रिमेनिंग अनपेड, इनको तो पैसे भी होने हैं बल्कि। डी द शेयर होल्डर्स विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे पर्सनली रिमेनिंग अनपेड डेट्स ऑफ द कंपनी। क्यों शेयर होल्डर्स क्यों रिक्वायर्ड नहीं है? क्योंकि वो हाँ जी फुल्ली पेड शेयर इसलिए। क्लियर? आगे चलते हैं। 7 हो गया, नेक्स्ट हमारा 8। लिमिटेड लाइबिलिटी अप्लाइज टू ऑल कंपनीज, ऑल पब्लिक कंपनीज, ऑल लिमिटेड। लिमिटेड लाइबिलिटी का कंसेप्ट जाहिर है लिमिटेड कंपनीज पे अप्लाई होगा। सी ऑप्शन करेक्ट। 9. Directors and other officers of the company act on behalf of the company and provided they act within their powers, they will be personally liable for debts of the company. They will not be personally liable for the debts. B option correct. They along with the shareholders will be personally liable for the debts of the company. They along with other officers of the company will be personally liable for the debts of the company. ये भी गलत। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? B. 10. Company law includes Companies Act 1913 yes, Companies Act 2007 yes, Companies Ordinance 1984। तो तीनों ठीक हैं। मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या हुई? B, all of them। 11. पब्लिक लिस्टेड कंपनी मीन्स, पब्लिक लिस्टेड कंपनी का मतलब क्या है? सच फॉर्म ऑफ पब्लिक कंपनी हु सिक्योरिटीज किसे कहते हैं? प्लूरल फॉर्म, शेयर्स एंड डिबेंचर आर लिस्टेड ऑन द एक्सचेंज। ये डेफिनेशन है ठीक। सच फॉर्म ऑफ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी तो कभी लिस्टेड हो नहीं सकती, ये तो प्राइवेट सुन के हम आगे चले गए। सी सच फॉर्म ऑफ पब्लिक कंपनी हुज नेम ऑफ मेंबर आर लिस्टेड ऑन एक्सचेंज पे सिक्योरिटीज लिस्टेड होती हैं, नेम लिस्टेड नहीं होते। डी सच फॉर्म ऑफ पब्लिक कंपनी हुज नेम ऑफ डायरेक्टर्स आर लिस्टेड ऑन एक्सचेंज, नहीं ये भी नेम की बात कर रहा है, लिस्टेड नहीं होते। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? ए। क्लियर? आगे चलें। 12. Private company other than single member company can be registered by at least 2 members and member restricts the maximum number of members to 50। A। लेकिन आपको याद है हमने क्वेश्चन किया था जिसमें मेंबर्स की तादाद 50 से बढ़ रही थी, तो हमने सोल्यूशन में कहा था कि जॉइंट ओनर शेयर होल्डर्स को एक कंसीडर करो। 50 से तादाद नहीं बढ़ रही थी, लेकिन फर्ज कीजिए अगर तादाद 50 से बढ़ जाए तो उसे पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 12 क्लियर? 12 में करेक्ट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट 13. A company or body corporate which exercise or controls more than 1/2 of the voting securities of other company or control the composition of board of such other company is known as। जो कंट्रोल करती है वो होल्डिंग कंपनी, और जिसकी सिक्योरिटीज डायरेक्टर्स कंट्रोल किया जाए सब्सिडियरी कंपनी। तो इसमें चूंकि वो पूछ रहा है कि जो कंपनी कंट्रोल कर रही है तो वो होल्डिंग कंपनी होगी। सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके। 14. लाइसेंस टू एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट शैल बी ग्रांटेड बाय कमीशन, बिल्कुल कमीशन ग्रांट करता है ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन, सर्टेन कंडीशन फुलफिल करने के बाद। चूज द इनकरेक्ट वन, बताइए कौन सी कंडीशन गलत है? इट शैल अप्लाई टू प्रॉफिट इफ एनी इन प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट्स, दे कैन पे प्रॉफिट टू इट्स मेंबर्स आउट ऑफ इट, ये गलत है। वो मेंबर्स को प्रॉफिट या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। सी द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू इट्स मेंबर इज प्रोहिबिटेड, करेक्ट। दे विल वर्क ओनली फॉर यूजफुल ऑब्जेक्ट्स, ये भी करेक्ट। तो जो गलत है स्टेटमेंट वो बी, और यही हमने सेलेक्ट करनी थी। 15. SECP has been vested means given, vested means given. SECP has been vested with lot of powers under Company Act 2017 and it has got powers to regulate the affairs of all company। पाकिस्तान में जितनी भी कंपनीज है, चाहे वो बैंक से रिलेट कर रही हो, चाहे इंश्योरेंस कंपनी हो, नॉन बैंकिंग कुछ भी हो, हर तरह की कंपनीज को रेगुलेट कौन करता है? SECP। लेकिन स्टेट बैंक एक तरह की कंपनीज को सिर्फ रेगुलेट करता है, बैंकिंग कंपनीज को, लेकिन कमीशन इसका मतलब है बैंक्स के दो रेगुलेटर्स हैं। कौन कौन? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और SECP। तो 15 में करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? ऑल ऑफ द अबव, यानी SECP इंश्योरेंस कंपनी को भी रेगुलेट करता है, नॉन बैंकिंग को भी, बैंकिंग कंपनीज को भी। 16 जी पब्लिक कंपनीज होगी, लिस्टेड कंपनीज। जो बैंक्स होते हैं ये लिस्टेड कंपनीज होती हैं।
16 रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज एक्ट विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज आर्टिकल। अच्छा, आर्टिकल्स और मेमोरेंडम दोनों में से ज्यादा अहम कौन है? मेमोरेंडम। तो कंपनी की रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है मेमोरेंडम की रजिस्ट्रेशन। जिस दिन मेमोरेंडम की रजिस्ट्रेशन हुई उसी दिन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर दिया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हुई बी। हाँ, अगर उसने इकट्ठा लिखा होता है मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को, फिर उस सूरत में आप उसी को टिक करते हैं। आर्टिकल्स, क्योंकि कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनका आर्टिकल रजिस्टर करवाना जरूरी नहीं है। कौन सी कंपनीज है? किस कंपनी के लिए? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। इसीलिए उसने आर्टिकल्स को रजिस्टर करवाना लाजमी नहीं किया हुआ। मेमोरेंडम हर एक का रजिस्टर होगा, इसलिए यहाँ पे मेमोरेंडम है ऑप्शन, आर्टिकल्स नहीं है। क्योंकि अगर कंपनी ने आर्टिकल रजिस्टर नहीं करवाया तो सारी जिंदगी फिर रजिस्टर नहीं हो सकेगी अगर आर्टिकल्स का रूल रखते तो। लॉ ने रूल्स किसका रखा है? मेमोरेंडम का। 17 registration of memorandum and articles mean the registration of company. The registrar after registering the company shall issue a certificate of incorporation which shall state date of birth of CEO, CIC number of directors, address of directors, okay, date and birth of CEO। ये गलत है। date of incorporation, date of incorporation, C option correct है। 18 Which of the following is obliged to be registered under Companies Act 2017? A cooperative society with 35 members already registered in relevant law. ये cooperative society register होगी आज कंपनी? नहीं होगी। हाँ जी, हाँ जी, तो कंपनी में रजिस्टर्ड नहीं होगी। तो यहाँ पे इसका मतलब है इसको सिलेक्ट नहीं करना हमने। A joint family of 27 members carrying joint family business. A trading partnership firm with 22 partners. ये होगी। सी ऑप्शन करेक्ट। ए लॉ पार्टनरशिप फर्म विद 22 पार्टनर्स, लॉयर्स भी प्रोफेशनल फर्म्स है। तो सी ऑप्शन करेक्ट। इसके लिए कंपनी के तौर पे रजिस्टर करवाना लाजमी है। एनी पर्सन्स एसोसिएटेड फॉर एनी लॉफुल पर्पस मे बाय सब्सक्राइबिंग देयर नेम्स टू ए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड कंप्लाइंग विद रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ में पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी लिखा, प्राइवेट लिखा होता तो हमारा आंसर क्या होता? 2 आर। पब्लिक कंपनी लिखा, आंसर क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हमारी हुई डी। सी तो नहीं होगी, 3 भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या हुई? 20 लास्ट आंसर। Under the provisions of Companies Act 2017, composition of companies board shall be deemed to be controlled by another company if that other company, by exercise of power exercisable by at its discretion, can। एक कंपनी दूसरी कंपनी के कंपोजिशन ऑफ बोर्ड को कंट्रोल कर सकती है अगर क्या हो? अपॉइंट ऑल आर मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। नहीं, तो अपॉइंट तो रिमूव भी तो होना चाहिए। अपॉइंट आर रिमूव मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, ऑल भी होना चाहिए। अपॉइंट आर रिमूव ऑल आर मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, सी ऑप्शन होनी चाहिए। अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स नहीं। तो उसमें करेक्ट ऑप्शन हमारी क्या हुई? सी। जी जी, जैसे होल्डिंग कंपनी होती है वैसे होल्डिंग मेंबर कोई हो सकता है? नहीं, होल्डिंग कंपनी। और कोई क्वेश्चन? चलिए, कल इंशाल्लाह हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। आपको माइंड मैप्स मिल गए हैं ना? चलिए, आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।